सुशील कुमार जी अभी खाना खाने बैठे ही थे कि उन्होंने सामने पड़ी खाने की प्लेट पर एक नज़र दौड़ाई। आज बहू ने खाना बाहर से मंगवाया था। मैदे के बने हुए नान, जिन्हें चबा पाना उनके लिए एक बहुत बड़ी समस्या होती थी, और साथ में मिर्च मसाले और तेल से लबालब कोफ्ते की सब्जी। खाना देखते ही एक मन तो हुआ कि बहू को कहें, बहू मेरे लिए लौकी की सब्जी ही बना देती तो होती, मुझसे ये सब खाया नहीं जाता। फिर सहसा उनके कानों में वही क्रोध भरी बाड़ी और कड़वी बातें गूंजने लगी, जिनकी बौछार उन पर एक दिन पहले ही हुई थी। अभी कल ही की तो बात थी जब सुशील कुमार जी ने अपनी बहू से कहा था, बहू खाने में मिर्ची बहुत ज़्यादा है, तुम्हें कितनी बार कहा है कि खाने में ज़्यादा मिर्च मसाले मत डाला करो, मेरी तबीयत खराब हो जाती है। ये बातें सुनते ही रसोई में खाना बनाती हुई बहू तमतमाती हुई बाहर निकली और बोली, बाबूजी आपको तो मेरे बनाए खाने में मीन मेख निकालने के अलावा और कोई काम ही नहीं है। कभी कहते हैं खाने में नमक ज़्यादा है, कभी कहते हैं मिर्च मसाले ज़्यादा हैं, और कभी कहते हैं कि सब्जी में तेल ही तेल है। और इन सब से भी जब जी नहीं भरता तो सूखी रोटी का रोना रोने बैठ जाते हैं। मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं सबकी अलग अलग फरमाइशें पूरी करती रहूं। जो मिलता है चुपचाप खा लीजिए। बहू की अपमानजनक बातों का कड़वा घूंट पीकर सुशील कुमार जी ने चुपचाप वही खाना खाने में ही बेहतरी समझी। बैठे बैठे सुशील कुमार जी के मस्तिष्क में उनकी दिवंगत पत्नी शांति की यादें हिलोरे लेने लगी। उनके साथ बिताए गए पल सुशील कुमार जी को किसी सुनहरे सपने से कम प्रतीत नहीं होते थे। बिना कहे मेरे मन की बात समझ जाती थी शांति। जब भी कुछ खाने में मुझे पसंद नहीं होता था तो झट से दूसरी सब्जी बनाकर मेरे सामने हाजिर कर देती थी। उसके हाथ का बनाया कम मिर्च मसाले का खाना भी बेहद स्वादिष्ट और पौष्टिक होता था। कितना ख्याल रखती थी वो मेरा। पर वक्त का सितम ऐसा हुआ कि सोचते सोचते उनकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। सुशील कुमार जी अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं और अपने इकलौते बेटे राकेश और बहू सरिता के पास रहते हैं। बेटी अनीता की शादी हो चुकी है। ताउम्र धन कमाकर बच्चों की परवरिश पर खर्च करने में लगा दी, ये सोचकर कि बुढ़ापा आराम करने के लिए है। लेकिन उनकी पत्नी क्या गई, उनकी तो जैसे जिंदगी ही चली गई। परिवार में कोई ऐसा सदस्य नहीं था जो उनके एकाकीपन को दूर कर सकता। पत्नी के जाने के कारण जो खालीपन पैदा हुआ था, उसके कारण उनका चेहरा मुरझा सा गया था। लेकिन उस मुरझाए हुए चेहरे की लकीरें और ज़्यादा गहरी हो उठती थी जब बहू का उपेक्षापूर्ण व्यवहार उनके दिल को छलनी करने लगता और स्नेहहीन बेटे से इतना भी ना हो पाता था कि उनके पास बैठकर प्यार के दो मीठे बोल ही बोल ले। 12 साल का एक पोता है, लेकिन उसे भी अपने दादा से कुछ खास लगाव नहीं है। होता भी तो कैसे, आखिर बेटा भी तो माता पिता के नक्शे कदम पर ही चल रहा था। जैसे तैसे खाना खाकर अपने कमरे में चुपचाप बैठे सुशील जी ने अपने बेटे के आने की आवाज़ सुनी तो लाठी टेकते हुए बाहर आ गए। बेटा, मेरी पेंशन तो आ गई होगी, इस बार के पेंशन के पैसे मुझे पकड़ा देना। राकेश ऑफिस से थका हुआ आया था, लेकिन पेंशन की बात सुनते ही जैसे बिजली सी कौंध गई उसके शरीर में। क्या बाबूजी हर महीने पेंशन की रट लगाए रखते हैं? हमने क्या कमी रखी है आपकी ज़रूरतें पूरी करने में, जो आपको पेंशन के पैसे की आवश्यकता पड़ गई? नहीं बेटा, वो मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, सोचता हूँ डॉक्टर को दिखाकर आऊँ। यदि तेरे पास कुछ समय हो तो कल मुझे ले चलना। बाबूजी, आज कल मैं बहुत ज़्यादा व्यस्त हूँ, थोड़े दिन रुक जाइए, अभी पैसों की तंगी चल रही है। मेरी तनख्वाह मिल जाएगी तब मैं आपको डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। 2-4 दिन यदि दवाई नहीं खाएंगे तो कुछ नहीं बिगड़ने वाला। बेटा, दरअसल कल से मुझे सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, अगर हो सके तो कल ही डॉक्टर के पास ले चलो। पिछली बार जब डॉक्टर को दिखाया था तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ था। डॉक्टर ने घी तेल का परहेज करने को कहा था, पर वह तो मुझसे हो ना पाया। इतना सुनने की देर थी कि सरिता जलते भुनते बाहर आ गई। हाँ हाँ बाबूजी, अपनी बीमारी का ठीकरा भी अब मेरे सर ही फोड़ दो। बिना बोले सब कुछ आपके सामने हाजिर हो जाता है। इतने भर से भी आपको संतुष्टि नहीं मिली जो अब इनके सामने मेरी शिकायतें करने चले हैं। और आप भी मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए।
अकेली जान होते हुए मैं सारे घर का काम संभालती हूँ और ऊपर से आपके बाबूजी का बोझ अलग। इसके बावजूद अगर मुझे बातें सुनने को मिलेंगी तो मैं ये घर छोड़कर अपने बेटे को लेकर अपने मायके जाकर बैठ जाऊंगी। सरिता ने राकेश से कहा। सुशील जी एक आशा भरी नज़र से अपने बेटे की ओर देखने लगे। शायद उनका बेटा उनकी तरफदारी करेगा, लेकिन अपनी पत्नी को डांटना तो दूर, राकेश के मुंह से उसके सामने एक शब्द भी ना निकला। बहू सरिता की ये बातें बाबूजी के दिल में तीर सी चुभने लगी। वह सोचने लगे कि शायद ये सब उनके भाग्य का ही दोष है। जब यही बेटा बीमार पड़ता था और हमारे पास पैसे नहीं होते थे तो पड़ोसियों से भी पैसे उधार लेकर मैं कई किलोमीटर दूर जाकर इसके लिए दवाई लेकर आता था, और आज यही बेटा अपने बीमार पिता को बोझ समझकर जैसे तैसे झेल रहा है। सोचते हुए वह उदास होकर अपने कमरे में चले गए। रात को सभी लोग सो गए, लेकिन उनकी आंखों में रत्ती भर भी नींद न थी। अब ये रोज रोज का अपमान सहन नहीं होता। सोचते हुए उन्होंने कुछ फैसला कर लिया। अगले दिन जब बेटा राजेश सैर करके लौटा तो देखा बाबूजी एक हाथ में लाठी और दूसरे हाथ में अपना बैग लिए तैयार खड़े थे। ये क्या बाबूजी, कहीं जा रहे हैं आप? अपने बेटे के प्रश्न पर सुशील कुमार जी चेहरे पर गंभीरता लिए बोले, बेटा, हाँ बेटा, मैंने तय कर लिया है। अपनी बची खुची ज़िंदगी में इज्जत के साथ जीना चाहता हूँ। अब इस बुढ़ापे को मैं बोझ बनकर नहीं काट सकता। मैं आज ही अनीता के घर जा रहा हूँ। लेकिन बाबूजी, वो तो गुस्से में सरिता ने यूं ही बोल दिया था। आपको भी मालूम है ये तो उसकी आदत है। नहीं बेटा राकेश, मुझे लगता है कि मैं तुम दोनों के लिए ही बोझ हूँ, और वैसे भी मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण बहू घर छोड़कर जाए। मेरे बैंक की पासबुक और चेकबुक तुम्हारे पास होगी, वो मुझे दे दो ताकि मैं अपनी पेंशन के पैसे तो निकलवा सकूं। पेंशन की बात सुनकर राकेश हड़बड़ा गया और बाबूजी को फिर से मनाने लगा, परंतु राकेश के लाख मनाने पर भी सुशील कुमार जी नहीं माने। आखिर में थक हार कर राकेश को पिताजी की चेकबुक और पासबुक देनी पड़ी। अपने कमरे के दरवाजे में खड़ी सरिता अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ सब कुछ देख रही थी और मन ही मन ये सोचकर राहत महसूस कर रही थी कि कुछ दिनों के लिए बाबूजी से छुटकारा मिला। उधर राकेश को बाबूजी के जाने से ज़्यादा इस बात का दुख था कि बाबूजी के जाने के साथ साथ उनकी पेंशन भी चली जाएगी। इस बात को जब 1 महीना बीत गया तो एक दिन सरिता के मायके से फ़ोन आया कि उसके भतीजे का जन्मदिन है, तो इस उपलक्ष्य में उन्होंने जागरण करवाने का सोचा है। सरिता के भाई ने कहा, सरिता, साथ समय बिताए हुए बहुत दिन हो गए हैं, तुम 2 दिन पहले ही आ जाना, साथ में बैठकर गपशप मारेंगे। सरिता ने बड़ी खुशी से सारी तैयारियां करनी शुरू कर दी, ये सोचते हुए कि अब तो बाबूजी का बोझ भी सिर पर नहीं है। सरिता और राकेश ने 2 दिन पहले जाने का प्रोग्राम बना लिया, पर एक टैक्सी करके सरिता और राकेश अपने बेटे के साथ उसके मायके जाने के लिए निकल पड़े। लेकिन सरिता को मन ही मन एक डर खाए जा रहा था। दरअसल सरिता के ससुर सुशील कुमार जी सरिता के पिता के बचपन के दोस्त थे, तो सरिता को ये चिंता सता रही थी कि कहीं उसके पिता को इन सब बातों की भनक न लग जाए और उसके मायके में उसकी बेइज्जती न हो जाए। जब वे लोग घर पहुंचे तो उन्हें आया देखकर सभी लोग बहुत खुश हुए। सरिता के परिवार में उसके मम्मी पापा और उसके 2 बड़े भाई और भाभियां थीं। दोनों भाइयों का एक एक बेटा था। सरिता और राकेश माँ पिताजी से बातें करने लगे तो पिताजी ने कहा, 2 दिन पहले ही सुशील कुमार जी से भी मेरी बात हुई थी। ये सुनकर वे दोनों कुछ ठिठक गए। फिर सरिता ने चेहरे पर फीकी सी मुस्कान बिखेरते हुए कहा, अच्छा, क्या बात हुई थी बेटा? उनका हालचाल जानने के लिए फ़ोन किया था उन्हें, तो उन्होंने बताया कि बच्चे उनकी दवाई से लेकर खाने पीने तक का पूरा ध्यान रखते हैं, तो अब सेहत सुधरने लगी है। सच बताऊं तो कलेजे को ठंडक पड़ गई ये बात सुनते ही सरिता और राकेश एक दूसरे को देखने लगे। उनके चेहरे पर शर्मिंदगी के भाव आ गए। माँ पिताजी के साथ थोड़ी देर बात करके सरिता अपनी भाभियों से बातें करने के लिए रसोई घर में चली गई। दोनों भाभियाँ खाने की तैयारी करने में जुटी हुई थीं, पर सरिता ये देखकर हैरान थी कि सब्जी 2 बर्तनों पर पकाई जा रही थी और खीर भी 2 अलग अलग पतीली में रखी हुई थी। ये देखकर सरिता ने बड़ी भाभी से पूछा कि एक ही सब्जी 2 बर्तनों में क्यों पकाई जा रही है और खीर भी अलग अलग बर्तनों में क्यों पड़ी है? तो भाभी ने कहा कि मम्मी पापा घी तेल की चीज़ों से परहेज करते हैं और उनकी उम्र को देखते हुए हम उनके लिए कम तेल मसाले की सब्जी अलग से बना लेते हैं, और पिताजी को डायबिटीज़ की भी
परेशानी है तो इसलिए उनके लिए शुगर फ्री डालकर अलग से खीर बनाई है। अपनी भाभीयों की ये बात सुनकर सरिता को बड़ी हैरानी हुई और बोली, लेकिन भाभी आप इतना सब कुछ कैसे कर लेती हूँ? अरे इसमें क्या हुआ? हमारे बड़े बुजुर्गों का ध्यान हम नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? भाभी की बात सरिता के दिल को छू गई, लेकिन मन ही मन उसे अपने द्वारा अपने ससुर जी के लिए किया गया व्यवहार याद आने लगा। सोचने लगी, डायबिटीज के मरीज तो मेरे ससुर जी भी हैं, लेकिन हमसे कभी उनके लिए शुगर फ्री भी नहीं खरीदी गई। बेचारे बाबूजी फीकी चाय पीकर ही गुजारा कर लेते थे। सरिता मन ही मन शर्मिंदा होने लगी। फिर सोचने लगी, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा होने के कारण यदि बाबूजी कम घी तेल का खाना बनाने को कहते थे तो इसमें गलत क्या था? उनकी इन छोटी छोटी ज़रूरतों को भी मैं पूरा ना कर सकी, इसके लिए भी उन्हें मैंने इतनी बातें सुना दी। लानत है मुझ पर। बीमार और बूढ़े बाबूजी केवल मेरे कारण अपने मन को मारकर जीने पर मजबूर हो गए। सरिता अपने ही विचारों में खो सी गई। उसके बाद तो उसे पता नहीं लगा कि उसकी भाभियाँ क्या क्या बातें कर रही थी। उसे जैसे कुछ सुना ही नहीं पड़ रहा था। वह मन ही मन अपराध बहुत से गिर चुकी थी। सोचने लगी कि शुरू में जब वह शादी करके अपने ससुराल गई थी तो उसके ससुर जी उसे कितनी अच्छी तरह से बातें करते थे। बेटी बेटी कहते ज़बान नहीं थकती थी उनकी, लेकिन वह शायद कभी अपने पिता समान ससुर की कद्र जान ही नहीं पाई। बहुत बार बाबूजी ने उसे प्यार से भी समझाने की कोशिश की थी कि उन्हें हल्का खाना खाने की ज़रूरत है, लेकिन वह उन पर कोई ध्यान नहीं देती थी। परिणाम स्वरूप उनकी तबीयत आए दिन खराब रहने लगी। और उसकी भाभियां हैं जो उसके माता पिता का कितना ध्यान रखती हैं। उधर राकेश अपने सास ससुर के पास बैठा हुआ था तो देखा दोनों पोते दादू दादू कहते हुए उनके पास आए और उनसे लाड लड़ाने लगे, और वह दोनों अपने पोतों की इन हरकतों को देखकर फूले नहीं समा रहे थे। इतने में सरिता के बड़े भाई ने अपने बाबूजी के हाथ में एक पैकेट लाकर थमा दिया और कहा, ये लीजिए बाबूजी, इस महीने की तनख्वाह आ गई थी तो मैं घर खर्च के लिए बैंक से निकलवा कर ले आया हूँ। उसके बाद थोड़ी देर के लिए दोनों भाई अपने पिता के इर्द गिर्द बैठ गए और उनसे बातें करने लगे। राकेश ये देखकर हैरान था कि उनकी बातों से ये लग ही नहीं रहा था कि वह बाप बेटे हैं। वे आपस में मित्रों की तरह बातचीत कर रहे थे। सभी लोग आपस में इतने प्यार से रह रहे थे कि लग रहा था मानो जन्नत यहीं हो। ससुराल की पारिवारिक एकता को देखते हुए जहाँ एक ओर राकेश को खुशी महसूस हो रही थी, वहीं दूसरी ओर अंदर ही अंदर अपने बाबूजी के बारे में सोचकर वह आत्मग्लानि से डूबा जा रहा था। आज वह अपनी ही नज़रों में गिरता जा रहा था। सोचने लगा कि मित्र तो दूर, मैं अपने बाबूजी का बेटा भी ना बन पाया। यहाँ ये लोग अपनी तनख्वाह लाकर बाबूजी के हाथ में रख देते हैं और दूसरी ओर मैं अपने बाबूजी के पेंशन के पैसे भी उनके पास रहने नहीं देता था। माँ के जाने के बाद मेरे बाबूजी अपना हालचाल बांटने के लिए भी तरस जाते थे, लेकिन मैं उनके पास एक पल के लिए भी प्यार भरी बातें करने के लिए नहीं बैठा। और तो और हमने तो उनके पोतों को भी उनसे दूर रखा, ये जानते हुए भी कि वह कितना अकेला महसूस कर रहे होंगे। मैंने उनकी कोई परवाह नहीं की। आज स्वयं को अपने बाबूजी की दुर्गति का कारण जानकर उसकी अंतरात्मा उसे धिक्कार रही थी। आज उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसने अपने पिताजी का दिल दुखाकर कितना घोर पाप किया था। उस घर में 2 दिन रुककर उन लोगों ने जाना कि बुजुर्गों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। बुजुर्गों की अनुभव रूपी खाद से परिवार रूपी बगीचा किस तरह फल फूल सकता है। अगले दिन सुबह जागरण खत्म होते ही जैसे ही राकेश और सरिता कार में बैठे, दोनों के मुंह से एक ही बात निकली, आज बाबूजी को लेने जाना है। और दोनों एक दूसरे के चेहरे की तरफ देखने लगे। पश्चाताप की आग में जलते हुए उन दोनों की भावनाएं आंसुओं के रूप में आंखों से छलकने लगी। राकेश की बहन अनीता का घर वहां से आधे घंटे की दूरी पर था, तो सुबह सुबह ही राकेश अपनी पत्नी और बेटे के साथ उसके घर पहुंच गया। अनीता उन्हें अचानक देख हैरान हो गई, लेकिन अगले ही पल अपने भाई की आंखों में आंसू देख वह जान गई कि वह लोग किस लिए आए हैं। अनीता उन्हें आदर सहित अंदर लेकर आई, लेकिन राकेश ने देखा कि बाबूजी कहीं नजर नहीं आ रहे थे। राकेश और सरिता चारों ओर अपनी नज़र दौड़ाने लगे तो इतने में अनीता ने कहा, अरे भैया, बाबूजी तो तुम्हारे जीजा जी और बच्चों के साथ पार्क में सैर करने गए हैं। क्या बाबूजी सैर पर जाते हैं? ये आदत कब से पड़ गई उन्हें? मेरा मतलब है उनके तो कमर में दर्द रहता था ना। राकेश हैरानी से बोला।
तभी अनीता हंसते हुए बोली, दरअसल भैया तुम्हारे जीजा जी स्वास्थ्य को लेकर कुछ ज़्यादा ही सचेत रहते हैं, तो उनके साथ साथ बाबूजी भी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना सीख गए हैं। अब तो वो कई किलोमीटर पैदल चल लेते हैं। आलम यह है कि कोई और जाए या ना जाए, बाबूजी सुबह 1 घंटा ज़रूर घूमकर आते हैं। अब तो पार्क में उनके कुछ हम उम्र दोस्त भी बन गए हैं, जिनके साथ वह रोज़ सुबह थोड़ी देर हंसते बतियाते और ठहाके लगाते हैं। बातें करते करते अनीता सबके लिए चाय बनाकर ले आई। सब लोग चाय पी रहे थे, तभी सुशील कुमार जी दामाद और बच्चों के साथ घर लौट आए। बाबूजी को देखते ही दोनों बेटा बहू खड़े हो गए और उनके पांव छूकर आशीर्वाद लेने लगे। बाबूजी ने पुरानी बातों को नज़रअंदाज करते हुए उन्हें खूब आशीर्वाद दिए। उन्हें देखकर राकेश और सरिता हतप्रभ रह गए। उन्होंने ट्रैक सूट और स्पोर्ट्स शूज पहने हुए थे, लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि वह बिना लाठी के ही तेजी से चल पा रहे थे। वाह दादाजी, आप तो बहुत हैंडसम दिख रहे हैं। आज तो आप पापा के बड़े भैया लग रहे हैं, पोते ने हैरान होते हुए कहा। तो सब लोग जोर से हंस दिए। अच्छा बेटा, दूर से आए हो, ये बताओ क्या खाओगे? बाबूजी ने कहा। तो इतने में अनीता बोली, पिताजी मैंने आलू की सब्जी बनाई है, उसके साथ पराठे बना लेती हूँ। तभी बाबूजी ने कहा, अनीता आज तुम अपने भैया भाभी के पास बैठो, पराठे मैं बनाऊंगा। इतना कहने भर की देर थी कि राकेश अचानक खांसने लगा और बोला, क्या पराठे आप बनाएंगे? आपको तो चूल्हा भी जलाना नहीं आता। अरे बरखुरदार, तुम्हें क्या मालूम, पिछले कुछ दिनों से तुम्हारी बहन से कुकिंग सीख रहा हूँ मैं। तुम जाओ फ्रेश हो जाओ, मैं 15 मिनट में पराठे तैयार किए देता हूँ। कहते हुए बाबूजी के चेहरे पर अलग सी चमक आ गई। भैया आपको यकीन नहीं होगा कि पिताजी कद्दू, लौकी, मटर, पनीर और भिंडी की सब्जी भी बनाना सीख गए हैं। आज बाबूजी ने उन्हें स्वादिष्ट पराठे बनाकर खिलाए और नाश्ते के बाद बढ़िया सी कड़क चाय भी बनाकर पिलाई। बाबूजी की चुस्ती फुर्ती को देखकर दोनों बेटे बहू अपने हैरानी को रोक नहीं पा रहे थे। उनके चेहरे पर आत्मविश्वास भरी चमक थी, जो बाबूजी माँ के गुजर जाने के बाद जीने की इच्छा ही खो चुके थे। आज उन्हीं बाबूजी में जीवन के प्रति नया उत्साह नजर आ रहा था। पिताजी, हम सब लोग इतना खा चुके हैं कि अब लंच करने के लिए पेट में जगह नहीं है। आप अपना सामान पैक कीजिए, आज आप हमारे साथ घर वापस चल रहे हैं। अपने बेटे के मुंह से ये बात सुनकर बाबूजी, जो अभी तक चहकते हुए नजर आ रहे थे, अचानक गंभीर मुद्रा में आ गए और बोले, बेटा मैं यहाँ से फिलहाल कहीं जाना नहीं चाहता। बाबूजी, आप अभी तक हमसे नाराज़ हैं क्या? राकेश ने पूछा। नहीं बेटा, मुझे तुमसे कोई गिला नहीं है, लेकिन मुझे ये भी मालूम है कि बहू सरिता को मेरी उपस्थिति कुछ ज़्यादा नहीं सुहाती। उस दिन जब झगड़ा करते हुए बहू ने घर छोड़कर मायके चले जाने की धमकी दी थी, तो मेरी आत्मा अंदर तक कांप गई थी। उस दिन मैंने ये तय कर लिया था कि घर में सुख शांति बनाए रखने के लिए अगर किसी को घर से जाना है तो मैं चला जाऊंगा, बहू नहीं। लेकिन बाबूजी, आपसे दूर रहकर हम जान चुके हैं कि बड़ों की उपस्थिति घर में कितनी महत्वपूर्ण होती है। अब से हम आपके साथ रहना चाहते हैं, राकेश ने कहा। तो उसका साथ देने सरिता भी आ गई। उसके चेहरे पर पश्चाताप के भाव थे और आंखों में आंसू, और हाथ जोड़ते हुए बोली, बाबूजी मैं आपसे वादा करती हूँ कि घर छोड़ने की बात दोबारा मेरे मुंह से कभी नहीं निकलेगी। ये सुनकर सुशील कुमार जी कुछ सोच में पड़ गए, फिर बोले, एक बात मैं तुम दोनों से कहना चाहता हूँ। उस दिन बहू ने गुस्से में आकर मुझे बोझ बताया था। उस समय मेरे आत्मसम्मान को बहुत ठेस पहुँची थी और उसी दिन से मुझ में आत्मनिर्भर बनने की ललक पैदा हो गई। तुम्हारी उसी शिकायत को दूर करने के लिए मैंने घर का सारा काम करना सीख लिया है। खाना बनाने के साथ साथ डस्टिंग करना और कपड़े धोना भी सीख लिया है। अब मैं इस काबिल हो गया हूँ कि तुम्हारे घर के कामों में मदद कर सकूँ। लेकिन बहू, एक बात हमेशा याद रखना कि एक बूढ़ा पिता बोझ नहीं होता। बाबूजी, अपने द्वारा किए गए व्यवहार के लिए मैं पहले ही बहुत शर्मिंदा हूँ। उसके लिए आप मुझे जो सज़ा देना चाहें मुझे मंजूर है, लेकिन हमारे साथ अपने घर वापस चलिए, ये मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है। रुंधे गले से कहती हुई सरिता फफक कर रो पड़ी और अपने ससुर जी के पैरों में गिर पड़ी। रो मत बेटा, गलती इंसान से ही होती है। मुझे मालूम है कि तुम दोनों को अपनी गलती का एहसास हो चुका है, इसलिए अब मैं चलने के लिए मना नहीं करूँगा।
ये कहते हुए बाबूजी अपना सामान पैक करने लगे। शाम को वह सब लोग घर पहुंच गए। सरिता ने मन ही मन प्रतिज्ञा कर ली कि आगे से कभी भी बाबूजी को किसी तरह की शिकायत का मौका नहीं देगी। राकेश को भी एहसास हो चुका था कि उसके पिताजी की जिम्मेदारी केवल उसकी है, इसलिए आज उसने भी ये ठान लिया कि वह बाबूजी के पेंशन के रुपयों को हाथ भी नहीं लगाएगा और उनकी ज़रूरत को भी अपने कमाए रुपए से ही पूरा करेगा। अगले दिन सुबह बाबूजी सैर करने के लिए पार्क जाने को तैयार हुए तो देखा उनका बेटा और पोता दोनों स्पोर्ट्स शूज पहने हुए हॉल में बैठे उनका इंतज़ार कर रहे थे। दादाजी आज से हम भी आपके साथ सैर करने चलेंगे। पोते के मुंह से ये बात सुनते ही सुशील कुमार जी आज खुद को धन्य महसूस कर रहे थे। उनके चेहरे पर मुस्कान दौड़ गई और जोश दुगना हो गया। रसोई घर में आज पनीर की सब्जी के साथ साथ लौकी की सब्जी भी बन रही थी। आज घर में लड़ाई झगड़े की आवाज़ों के स्थान पर हंसी ठहाकों की आवाज़ें गूंज रही थीं। तो कैसी लगी आज की कहानी, आप सब लोग हमें ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिएगा।